औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उनका बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है और उम्मीद करता हूं कि जो ड्रग्स, जिन दवाइयों का मैं जिक्र करता हूं आपके साथ, आपके घर में अगर वो दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हों तो आपको उन दवाइयों के जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं और उसके जो इंटरेक्शंस हैं, उनके बारे में आपको आगाही मिलती रहेगी। आज जिस दवाई का मैं जिक्र करने लगा हूँ वो है स्टीरॉयड ग्रुप की प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन कौन सी दवाई है, किन किन नामों के साथ वो अवेलेबल है और उसकी इंडिकेशंस क्या हैं, किन किन बीमारियों में हम उसका इस्तेमाल कराते हैं, उसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये सब आप जानेंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। प्रेडनिसोलोन जो है वो स्टीरॉयड ग्रुप की एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसका बुनियादी एक्शन ये है कि ये जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं, पॉलीमॉर्फ्स होते हैं, जो आपके ब्लड में मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को कवर करती हैं और जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है आपकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स जो हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सो इन पॉलीमॉर्फ्स की जो माइग्रेशन है इन्फ्लेमेटरी टिश्यू की तरफ, ये उसको कम कर देता है। दूसरी बात यह है कि जो टिश्यू जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे कैपिलरी परमिएबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है और ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल जो है ये कैपिलरी से लीक करके आपके टिश्यूज में आ जाते हैं। सो इन कैपिलरीज की लीकेज जो है वो इन स्टीरॉइड्स के साथ कम होती है, इन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ कम हो जाती है और आपका टिश्यू जो है तो उसमें न सिर्फ सूजन बल्कि जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की पहुंच है वहां तक वो भी कम हो जाती है। सो सूजन और दर्द और इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाता है और इसी वजह से इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहा जाता है। इस दवाई को मुख्तलिफ किस्म की जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं उसमें एज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपकी जो बॉडी इम्यूनिटी है उसको कम करने के लिए। सो इसका बुनियादी रोल ये है कि जो आपके लिम्फेटिक्स हैं, यानी जो आपका लिम्फ जहाँ से फ्लो हो रहा है और इन लिम्फेटिक्स में जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं, यानी जो बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को एनहेंस करते हैं, जो आपके इम्यून सेल्स बनाते हैं, उन सेल्स की माइग्रेशन उन टिश्यूज में कम हो जाती है और इस वजह से जो है तो आपका जो एक इम्यून रिस्पांस है वो कमज़ोर पड़ जाता है और इसी कमज़ोर इम्यून रिस्पांस का सहारा लेकर हम ऑटो इम्यून डिजीजेज जो हैं, यानी जो आपकी अपनी इम्यूनिटी कॉज करती हैं, उनको हम कम करने में या उनको कंट्रोल करने में ये हमारे लिए मददगार साबित होती है। स्टीरॉयड ग्रुप की एक ड्रग है, इसकी इंडिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, एज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ये बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। यानी स्किन की कुछ डिजीज़ इस तरह हैं कि उनमें इसका इस्तेमाल कुछ अरसे के लिए और कुछ बीमारियों में इसका इस्तेमाल लंबे अरसे के लिए। इसी तरह फिर चेस्ट की कुछ बीमारियां हैं जिस तरह COPD वगैरह हो गया या एस्थमा हो गया, या इस तरह इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो है उसमें ताहयात इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसके अलावा जो और डिजीज़ हैं जिस तरह के रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया या स्क्लेरोडर्मा वगैरह, इस तरह की ऑटोइम्यून बीमारियां हो गई या कुछ और ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं। इसी तरह एडिसन्स डिजीज़ एक बीमारी है जिसमें आपको जो प्रेडनिसोलोन है उसका इस्तेमाल जो है वो आपको लाइफ लॉन्ग करना पड़ता है। सो बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें इम्यूनोसप्रेशन के लिए हम लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। यानी जिस तरह गुर्दे की बीमारियां हो गई जिनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, नेफ्रिटिक सिंड्रोम हो गया, या इसी तरह जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी जो आपके गुर्दे की छोटी रगों का गुच्छा होता है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए तो उसमें भी लंबे अरसे के लिए हम स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करा सकते होते हैं। इसके अलावा अगर कुछ लोगों में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर दी जाए, सो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद आप पेशेंट को इम्यूनोसप्रेशन देते हैं कि उसकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर पड़ जाए और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हुआ है उस ऑर्गन को नुकसान ना हो, जिस तरह लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट, या इसी तरह और जो आजकल हार्ट लंग ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स को जो है तो उनमें हम इसका इस्तेमाल कराते हैं ताकि जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर रहे और आपकी अपनी इम्यूनिटी ट्रांसप्लांटेड टिश्यू को नुकसान ना पहुंचा दे। सो जो ग्राफ्ट है वो महफूज रहे, इसके लिए हम स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कराते हैं और उसमें प्रेडनिसोलोन जो है वो एक सस्ती ड्रग है और रेडिली अवेलेबल है और ईजिली इस्तेमाल कराई जाती है पूरी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के लिए। अगर जिक्र किया जाए स्किन डिजीज़ का, उसमें सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है, लाइकन प्लैनिस ऐसी बीमारियां हैं जिनमें इस दवाई का इस्तेमाल लंबे अरसे तक या कभी कभार स्क्लेरोडर्मा में ताहयात कराया जा सकता है। सो इसका इस्तेमाल जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कौन सी है
किस इंडिकेशन में हम किस लिए इसका इस्तेमाल कराना चाह रहे हैं। इम्यूनोसप्रेशन के लिए कराना चाह रहे हैं, या जो है तो एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी कराना चाह रहे हैं, या एज जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज है कि जिसमें आपकी बॉडी जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इन्फ्लुएंस के थ्रू आपकी बॉडी के जो मिनरल्स हैं और जो आपका ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करती है। जिस तरह एडिसन्स डिजीज में ये कमी आ जाती है और आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो बाहर से देने पड़ जाते हैं, ताकि आपकी बॉडी जो है उसमें जो सॉल्ट का रेशो है और उसमें जो आपका शुगर रेशो है वो नॉर्मल रहे। सो इन बीमारियों में भी हम इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। कुछ बीमारियों में इसका इस्तेमाल एज अ पल्स थेरेपी कराया जाता है, यानी हम हाई डोज से स्टार्ट करके उसको टेपर ऑफ कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से लोएस्ट पॉसिबल डोज पे इसको ले आते हैं और कुछ अरसे बाद बंद करा देते हैं। या स्टीरॉइड्स के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिस तरह के किसी में अगर स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट जो कॉमनली हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं, वो ये है कि आपका ब्लड प्रेशर इसके साथ बढ़ सकता है, शुगर का खतरा बढ़ जाता है, ओबेसिटी का आप शिकार हो सकते हैं, कुशिंग सिंड्रोम का आप शिकार हो सकते हैं, इम्यूनोसप्रेशन की वजह से आप मुख्तलिफ किस्म के जो इन्फेक्शंस हैं उनका शिकार हो सकते हैं, हर्सुटिज्म का शिकार हो सकते हैं, एक्नी आपकी फेस पे आ सकती है, हेयर लॉस आपको हो सकता है, साइकोसिस आपको हो सकता है, शदीद किस्म का डिप्रेशन आपको हो सकता है। सो ये इसकी जो मल्टीपल साइड इफेक्ट्स हैं, जो सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं, वो मैंने आपको गिनवा दी। और सबसे जो सीरियस साइड इफेक्ट है वो ये है कि जो लोग लंबे अरसे तक स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें हड्डियां जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस यानी भुरभुरेपन का शिकार हो जाती हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं वो फ्रैक्चर्स का भी शिकार होते हैं और उनको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होने लग जाते हैं, यानी मामूली सा ट्रॉमा भी हो तो उनको फ्रैक्चर हो जाता है। अब इस सूरत में जब आप स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और लंबे अरसे के लिए कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपका पेशेंट अगर एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि उसको ताहयात स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए फिर हम अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं, यानी स्टीरॉइड स्पेयरिंग एजेंट्स ढूंढते हैं कि इम्यूनोसप्रेशन होती रहे स्टीरॉइड्स के साथ और स्टीरॉइड की कम से कम डोज आपके पेशेंट को मिले, ताकि आपका पेशेंट जो है स्टीरॉइड के जो साइड इफेक्ट्स हैं उन पे कम से कम उनका असर हो। तो इस वजह से स्टीरॉइड स्पेयरिंग ड्रग्स, मुख्तलिफ किस्म की इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मुख्तलिफ किस्म की एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या डिजीज मॉडिफाइंग जो एंटी रूमेटिक ड्रग्स हैं उनका सहारा लेते हैं, ताकि पेशेंट में स्टीरॉइड का इस्तेमाल कम से कम हो। बहरहाल कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें आपको स्टीरॉइड का इस्तेमाल आप स्टॉप नहीं करा सकते और आपको लाइफ लॉन्ग इसका इस्तेमाल कराना पड़ता है। ऐसी सूरतों में फिर ये होता है कि आपको स्टीरॉइड की कम से कम डोज देनी पड़ती है, और जो इसके साथ सपोर्टिंग एजेंट्स हैं जिस तरह डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स हो गए, या जो स्टीरॉइड स्पेयरिंग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हो जिस तरह माइकोफिनोलेट, मोफेटिल वगैरह, या जो एज़ाथायोप्रिन वगैरह हैं, इन चीज़ों का हम सहारा लेते हैं ताकि स्टीरॉइड की डोज आपको कम से कम मिले। लेकिन जिन लोगों को स्टीरॉइड्स की डोज आप कम भी देते हैं लेकिन लाइफ लॉन्ग देते हैं, उनमें बहरहाल इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो वाज़ेह हो जाती हैं, और इनमें जो एड्रीनल सप्रेशन है वो हो जाती है, और ये लोग जो हैं तो कुशिंग सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं। सो उस वजह से जो है बाहर से अगर उनको स्टीरॉइड्स मिल रही हो, सो कुशिंग सिंड्रोम का जो लोग शिकार हो जाते हैं उनमें हमें मुख्तलिफ किस्म की जो सपोर्टिंग ड्रग्स हैं उनका सहारा लेना पड़ता है, जिस तरह की कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन और इस तरह और मुख्तलिफ सप्लीमेंटेशन उनको हम दे रहे होते हैं ताकि उनमें स्टीरॉइड की जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम से कम हो। जो बड़े बड़े साइड इफेक्ट्स हैं वो मैंने आपको गिनवा दिए। इसके अलावा स्टीरॉइड के जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं उसमें कार्डियोमायोपैथी यानी दिल के पट्टों का कमज़ोर हो जाना, इसके अलावा पेप्टिक अल्सर यानी मैदे पे ये शदीद तरह से असरअंदाज होती है। स्टीरॉइड का यूज़ अगर ज़्यादा अरसे तक किया जाए इन दवाइयों का इस्तेमाल, तो आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। और स्टीरॉइड जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये साइकोसिस और जो डिप्रेशन है उसका सबब भी बन सकती है। इसके अलावा बदन में सूजन आ जाना, एडीमा यानी सॉल्ट रिटेंशन, आपकी बॉडी में जो है तो सॉल्ट रिटेन हो जाता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी पफी हो जाती है, एडीमा हो जाता है, सूजन हो जाती है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। बहरहाल अगर स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो इन साइड इफ़ेक्ट को नज़रअंदाज भी किया जा सकता है, और ऐसे अवामिल आपका डॉक्टर पैदा करता है कि ये साइड इफ़ेक्ट आपको कम से कम लगे। अब अगर स्टीरॉइड्स आप ले रहे हैं तो कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनमें इसका इंटरेक्शन इसके साथ हो सकता है। आप अगर एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स ले रहे हैं तो आइसोनियाज़िड जो है वो इसके साथ इंटरेक्शन में आ सकती है, और जब भी आप एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स के साथ खुसूसन जो ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस होता है या ट्यूबरकुलोसिस प्लूरल इफ्यूजन में अगर आप इसके साथ स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करा रहे हैं तो आपको इसकी डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है क्योंकि आइसोनियाज़िड के साथ ये इंटरेक्शन में आती है। इसके अलावा अगर आप थायराइड डायरेटिक्स ले रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए या सूजन के लिए, आपको पेशाब आवर जो गोलियां दी जा रही हैं थायराइड डायरेटिक्स, उनके साथ भी
प्रेडनिसोलोन जो है उसका इंटरेक्शन होता है और आपको इनकी डोज एडजस्टमेंट करानी पड़ती है। जो फीमेल्स कॉन्ट्रासेप्शन के लिए या मुख्तलिफ किस्म के हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए ईस्ट्रोजन से बनी हुई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, यानी जो हार्मोन्स का इस्तेमाल करती हैं, उनमें भी ये उनके जो पॉसिबल इंटरेक्शंस हैं ईस्ट्रोजन के साथ भी प्रेडनिसोलोन के इंटरेक्शंस हो सकते हैं। या कुछ लोग जो COX-2 इनहिबिटर्स जो पेन किलर दवाइयां हैं उनका अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ भी स्टीरॉयड यानी जो प्रेडनिसोलोन है उसका इंटरेक्शन हो सकता है। इसकी डोज क्या है? जो प्रेडनिसोलोन है इसकी डोज मुख्तलिफ बीमारियों में मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन नॉर्मल जो इसकी ऑप्टिमम डोज है वो 0.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से लेके 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट तक इसकी ऑप्टिमम डोज है। कुछ बीमारियों में इसकी डोज 1.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट तक भी हो सकती है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है और फिर इसको हम टेपर ऑफ करके मिनिमम पॉसिबल डोज पे लाना चाहते हैं ताकि आपको जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम से कम हो। वो बीमारियां ख़वातीन हज़रात जिनमें आप प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करा सकते, जो एक्टिव वायरल इन्फेक्शंस हो, जिस तरह के मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, हर्पीज का एक्टिव अगर वायरस है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है, इन बीमारियों में वायरल डिजीज जो है आप स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करा सकते और ये उनको प्रोलिफरेट करता है, उनको सिवियरिटी उनकी बढ़ जाती है और खुदा न खास्ता आपका पेशेंट जो है कॉम्प्लिकेशंस की तरफ भी जा सकता है। इसके अलावा जो और इसके वो हैं पॉसिबल जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, उसमें अगर किसी को HIV एड्स हो, उन पेशेंट में आप स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता, कुशिंग सिंड्रोम उनको वो, तो उनमें आपको शुगर कंट्रोल करना पड़ता है और स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल जो है वो कम से कम हद तक कराना पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि इस तस्करे से आपको जो प्रेडनिसोलोन है उसके बारे में जो आगाही आपको चाहिए होती है या जो कॉमन चीज़ें आपको समझने की होती है वो मैंने आपको मालूमात फराहम कर दी होंगी। और अगर आपको लगता है कि ये मालूमात आपके लिए या आपके दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद है तो डेफिनेटली उनके साथ भी शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने बुजुर्गों का एहतराम कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।